हेलो दोस्तों, मैं देवी सिंह। अपने पशु परिचर यहाँ चल रहा है यूट्यूब पे, फार्मर लव पे। जो अपने एक क्लास हो चुकी है इससे पहले, जो अपने सिलेबस में जो नए टॉपिक आए हैं उसमें 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में से अपना जनन तंत्र कल कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक करेंगे, क्या? पशुओं में पाचन। पशुओं में पाचन, जो अपन इस क्लास में पाचन और श्वसन पूरे पूरे करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे अंत तक। पाचन हो गया है। जिसने भी क्लास आज क्लास है, जो जनन तंत्र वाली क्लास देखना है, उससे क्या आपका पता चल जाएगा। अपने एक एक टॉपिक हो चुका है, आज अपन 2 टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। आगे की क्लासों में 4 टॉपिक में अपन पूरा का पूरा ये सिलेबस कर लेंगे। फिर अपने आगे रहेगी आधुनिक चरवाहे और वन्य जीव है, वन्य प्राणियों के संसाधन। और कौन सा टॉपिक रहे? कुक्कुट पालन और कृषि, पशु कृषि यानी एनिमल एग्रीकल्चर। और इसमें कौन सा और बाकी कौन सा हो गया? एक इसमें अपने जो अपने रोग है, पोषक तत्व, पशु तत्व मान है, वो रहेंगे। बाकी अपन कर ही लिए छोटे मोटे। और इसके बाद में प्रमुख रोग है, जो बीमारी है ना, वैसे जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, और आपकी प्रोटोजोआ जनित है, और मुर्गियों की 4-5 रोग है, जो अपन देख ही लेंगे अगले क्लास में। आज अपन स्टार्ट करने वाला नया टॉपिक है। नया टॉपिक है जो आपका पशु परिचर के एग्जाम के लिए मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो भी आप, अगर आपका इस चीज में काम अगर आती है चीज, तो आप देख लेना। बढ़िया, वो आप पे निर्भर करता है, आप क्लास को किस हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो। और बढ़िया है, मुझे अपन आज पाचन तंत्र स्टार्ट कर। क्लास अगर कल वाली तो थोड़ी लंबी हो गई चुकी थी, आज कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी। फिर भी अपन जल्दी से चक्कर में ऐसा नहीं पड़ेंगे जल्दी जल्दी करवा, नहीं, अपन समझ के पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। जंतुओं में पाचन, आपके टॉपिक हेडिंग लग रखा है जंतुओं में पाचन। जंतुओं में आप हेडिंग लगा लेना, नेक्स्ट फेज कर लेना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप जो आपने जनन तंत्र लिखे उसके पीछे आप 1 से 1.5 पेज छोड़ देना। अगर जो भी कोई अगर जानकारी उसमें ऐड करनी होगी तो मैं लास्ट में एक क्लास लेके आऊंगा। क्लास में अगर हर टॉपिक है जो भी ऐड करवाना होगा तो मैं बोल दूंगा, भैया जंतु में जनन तंत्र में ये थोड़ा ऐड कर लीजिए, ये पाचन तंत्र में ऐड कर लीजिए, ये श्वसन तंत्र में ऐड कर लीजिए, ये आधुनिक चरवा, या मैं नहीं बताऊं, या कहीं आपसे और से भी कहीं सोर्स मिले। अगर आप देखो, एक आदमी सारा परफेक्ट नहीं होता किसी सब्जेक्ट में। फिर भी आप डब्ल्यूओ की हिस्ट्री देख रहे हो, सर ये हिस्ट्री वाले, बट मैं इसमें हिस्ट्री से ज्यादा एनिमल के लिए पूरा फोड़ सकूंगा। मेरी मेहनत पूरी एनिमल में मैंने की है डिग्री। मैं एनिमल में थोड़ा सक्षम हूँ। हिस्ट्री मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री भी करा रहा हूँ। दोनों की अपने सब्जेक्ट में ही लेके चल रहा हूँ, हिस्ट्री और एनिमल अटेंडेंट वाले जो भी अपने एनिमल में आते हैं, जो पशु संबंधित है, पशुपालन है, एनिमल मैनेजमेंट है, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अपन कल 2 पेज छोड़ देना, ये मैं कह रहा था, 2 पेज छोड़ देना। ठीक है, जंतुओं में हेडिंग लगा देना, जंतुओं में पाचन। जो अपने बुक है ना, नोटबुक की ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर लिख देना जंतुओं में पाचन। ठीक है, पाचन, या आगे पाचन तंत्र लिखो या पाचन, आप ये था लिख दो, जंतुओं में पाचन। आपका जितना टॉपिक दे रखा है ये हेडिंग लगाना, रेड पेन से लगाओ चाहे ब्लैक पेन से लगाओ, बढ़िया। नोट्स ज्यादा जमा के लिखोगे उससे भी कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा घटिया लिखोगे उससे भी कोई नहीं। अपन को ऐसा लिखना जो आपको समझ आ सके ढंग से। ठीक है, अपन तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में पाचन, ये गाय है। गाय क्या है? ये मुख है। ठीक है, मुख के बाद में ये अपने इसोफेगस, इसोफेगस हिंदी में बोलो तो कहते हैं इसको ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। उसके बाद में आता है सबसे पहले रूमन का प्रथम भाग है रूमन। कौन सा है? रूमन, ये रहा रूमन। हिंदी में लिखूं क्या? ये मैं हेडलाइन कर लेता हूं पहले, रूमन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पोर्शन आता है इसका रेटिकुलम। रेटिकुलम। फिर थर्ड पोर्शन आता है इसके ओमिज्म। फिर फोर्थ पार्ट आता है इसका एबोमिज्म। अगर पूछ लिखा है कि अमाशय के भाग कितने होते हैं तो 4। घोड़े में अमाशय के भाग कितने होते हैं? 1। तो रुमंती अरुमंती अपन थोड़ा बहुत इसमें भी जाने, अगर आपने पहले के विकास की क्लास देखी उसमें आपको बता चुके हैं वो, फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। और ये इसोफेगस ग्रसिका, रेटिकुलम, ओमिज्म, रूमन और एबोमिज्म। और ये है आंत। छोटी आंत कितनी है? 2 आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। ये गाय की संरचना है। ये रूमन था आपने, ये रूमन, एबोमिज्म, ये रेटिकुलम। रेटिकुलम में क्या रहती है? रेटिकुलम, जहां से जुगाली की शुरुआत यहीं से होती है। रेटिकुलम, जुगाली, जुगाली की शुरुआत, जुगाली की शुरुआत।
ये अपना गाय के बारे में आप आगे देख लेते हैं। गाय देख ली, जंतु में पाचन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। भाग देखो, मुख्य भाग अंग है। सबसे पहले क्या है? मुंह, फिर ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फिर क्या है? ग्रसिका इसोफेगस, फिर क्या है? आमाशय स्टोमक, फिर क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के क्या कितने भाग है? 3 है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से भाग है? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, आपको ठीक से देखिए इसकी। लो 3 भाग, पहले हो गए माउथ, फिर फेरिंग्स यानी ग्रसनी, फिर ग्रसिका इसोफेगस, फिर आमाशय स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ये हो गए किसके भाग? मुख्य अंग। पहला भाग है मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। इसमें छोटी आंत के 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत का कौन सा भाग है? सिकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग कौन सा है? जेजुनम। कौन सा है? जेजुनम। और इलियम छोटा भाग, फिर डेडुनम। और बड़ी आंत का कौन? सिकम, कोलन और रेक्टम। हो गया। फिर गुदा यानी एंस। फिर अगर देखते हैं सहायक अंग कौन कौन से, तो अलग अलग सहायक यानी जिसके भी हेल्पिंग ऑर्गन है, तो देखो जीभ है और दांत, लाल ग्रंथिया यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स, फिर यकृत यानी लीवर, फिर पित्ताशय गॉल ब्लैडर, फिर अग्नाशय यानी फेरिंग्स। कितने भागों के सहायक अंग कौन से? जीभ या दांत, लाल ग्रंथिया, यकृत या लीवर, पित्ताशय, फिर अग्नाशय। वापस जीभ, दांत, लाल ग्रंथिया, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय सहायक अंग है। कौन से? सहायक अंग। अपने पहले भाग पढ़ लिए थे किसके? मुख्य अंग। मुख्य अंग में देख लो, पहले क्या देखा? मुंह, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा। छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग है। और बड़ी आंत के भी 3 भाग है। छोटी आंत के कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के कौन से? सिकम, कोलम और रेक्टम। सबसे बड़ा छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जेजुनम। ठीक है। फिर अब सहायक अंग पढ़े, जीभ, दांत, लाल ग्रंथिया, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ये हो गया अपने सहायक अंग। फिर अपन यहां से स्टार्ट ही कर लेते हैं। मुंह से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाना मुंह। क्या लगाना? मुंह, माउथ। क्या लगाओगे? मुंह। फ्लिट्रम, घोड़े की मजल में पाई जाने वाली खांच। मजल यानी कि जो आप गाय या घोड़े में देखते हो, यहाँ जो धारी पाई जाती है ना, यहाँ धारी, उसे कहते हैं मजल। ऑटो के बीच में ऊपर पाई जाती है ना यहाँ पे, वो उसे कहते हैं मजल। इसमें क्या है? खरगोश में अनुपस्थित होती है, यानी अब्सेंट होती है। खरगोश में मजल नहीं पाई जाती। मजल क्या होती है? जो घोड़े के बीच में एक खांच होता है, दो मजल के, ये देखो, ये घोड़े के नाक है, यहाँ ऊपर यहाँ चीज पाई जाती है, उसे कहते हैं मजल। ठीक है। कुत्ते की जीभ पर, शेष पर थिक फाइब्रस मस्कुलर कॉर्ड पाई जाती है, जिसे कहते हैं लाइसा। कुत्ते की जीभ पर क्या एक्स्ट्रा पाई जाती है? लाइसा। लाइसा किसे कहते हैं? थिक फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड पाई जाती है जीभ के ऊपर, उसे कहते हैं लाइसा। क्वेश्चन आपको पूछे लाइसा संरचना किसमें पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? डॉग। क्या बताओगे? डॉग। किसमें मजल अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, तो आप बताओगे खरगोश। ठीक है। फिर है दांत। दांत आगे पहले अपन सहायक अंग पढ़े थे, पहले मुंह, फिर दांत। मुंह में स्थिति के आधार पर दांतों के कितने प्रकार है? 4। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। बहुत बोलिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसमें देखो डिस्टिमा। डिस्टिमा क्या? जो दांतों के बीच में जो जगह पाई जाती है, दांत है, 2 दांतों के बीच में जो जगह होती है ना, उसको कहते हैं डिस्टिमा। क्या कहते हैं? डिस्टिमा। दांतों के मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान या जगह क्या कहते हैं? डिस्टिमा। मुख्यतः कहा किसमें पाया जाता है? जो कैनाइंस दांत होते हैं, कैनाइंस और फर्स्ट प्रीमोलर। जो कैनाइन दांत होते हैं तीखे वाले, और प्रीमोलर जो फर्स्ट, उसके बीच में जो जगह पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? डायस्टेमा। क्या कहते हैं? डायस्टेमा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब है दंत विन्यास। अब यहाँ से आगे मुंह हो गया भाई, मुंह हो गया, मजल वगैरह होगी। फिर अपन दांत हो गए भाई, कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 दांत हो गए। 4 दांतों के अपन थोड़ा थोड़ा विवरण देख लेते हैं। दांतों की आकृति के विन्यास। आकृति के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं होमोडोंट। सभी दांतों की आकृति आकार और समान होती है। जैसे होमोडोंट क्या है? आकार और आकृति, जैसे आकार भी था, आकृति भी आती, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? होमोडोंट। जैसे अपन कल जंतु विज्ञान में पढ़ा था कि उसमें अपन क्या पता, प्लामीफेरा, यूनिफेरा, मोनोटोगस, ये अपन अलग अलग पढ़ा। जो ऐसी मादा जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया, क्या किसे क्या कहते हैं? पल्मीफेरा, यूनिफेरा, फिर क्या पता मल्टीफेरा, वो अलग अलग अपन कल वाली क्लास आप देखना। ठीक है। होमोम हो गया क्या? सभी दांत और आकृति क्या होती है? समान होती है। नहीं देखो, होमोडोंट सभी दांतों की आकृति और आकार समान होती है। जैसे ये दांत है, इसकी आकार यानी साइज एंड शेप, साइज और शेप दोनों समान होती है, तो उसको क्या कहते हैं? होमोडोंट। जैसे ये दांत है अपना, इसकी साइज
भाई साइज ही बरोबर है, ये भी भाई 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को क्या मान देते हैं, इसका शेप भी सेम है, भी शेप भी इसका सेम है और इसकी साइज भी बस बरोबर यानी कि इसका इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, होमोडोंट। होमो, होमो और हेटेरो, ये हेटेरो। हेटेरो के जब दांतों की आकृति और आकार दोनों कार्य के हिसाब से अलग अलग हो, जैसे ये 2 दांत है, अलग अलग होगी तो क्या कहते हैं उसको, हेटेरो। सेम होगी तो होमो। अगर आपको किसी पूछे 2 दांतों की आकृति और आकार समान हो, उसको क्या कहते हैं, तो होमो। अलग अलग होती क्या कहते हैं उसको, हेटेरो, ठीक है। अब दांतों के जुड़ाव के आधार पर, अपने पहले किसके आकृति और आकार के आधार के पढ़ा, आकृति और आकार के आधार पर पढ़ लिया, उसमें अपन 2 पढ़ लिए, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट वो जिसकी आकृति और आकार समान होते हैं। फिर दूसरा क्या भाग पढ़ा, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में क्या पढ़ा, आकार और आकृति के हिसाब से अलग होते हैं, यानी कि समान नहीं होते हेटेरोडोंट। ये किसके, आकृति और आकार के आधार। अब पढ़ेंगे अपन किसके आधार पर, जुड़ाव के आधार पर, उसको कहते हैं थिकोडोंट। क्या आता है, थिकोडोंट। दांत जबड़े की हड्डियों के एल्यूलर स्कॉट जिसमें जुड़े होते हैं, जैसे एल्यूलर स्कॉट होते हैं, जहां ये अपन दांत जुड़े होते हैं ना, मुंह में दांत यहाँ जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्यूलर स्कॉट। जिसमें क्या होता है, दांत की जबड़े की हड्डियों में जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, थिकोडोंट। दांत के गिरने के, अब ये अपन 2 तुलना पढ़ ली, आकृति आकार के आधार पढ़ ली, जुड़ाव के आधार पर पढ़ ली। अब तीसरा पढ़ ले, दांत के गिरने या प्रतिस्थापन के आधार पर, दांत गिर गए या प्रतिस्थापन के आधार पर। उसमें पहले पढ़ते हैं डाइफायोडोंट। जीवन काल में दांतों के 2 सेट आते हैं, कितने आते हैं, 2 सेट। जीवन काल में 2 दांतों के सेट आते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाई। डाई यानी 2, फायोडोंट यानी दांत आते हैं किसे, जीवन में 2 दांत, 2 सेट आते हैं, क्या 2 सेट, डायोफायोडोंट। सबसे पहला क्या आता है, देखो मिल्क टीथ, आपको सीधा देख रहे, और टेम्परेट टीथ यानी अस्थाई। अस्थाई दांत है, पहले आते हैं अस्थाई, फिर आपको पता है स्थाई आते हैं, यानी कि टीथ दांत। अपन देते कि नहीं देते भाई, मिल्क दांत यानी दूध के दांत, उसी को क्या कहते हैं, पहला सेट है। फिर है दूसरा सेट, प्राइ परमानेंट टीथ। परमानेंट अपने अब क्या है, जैसे पहले मिल्क टीथ है, वो गिरने के बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ। उसका दूसरा सेट, 2 सेट आए भाई, जीवन काल में 2 सेट आए। ये तो एक होता है अस्थाई और स्थाई। भाई अपन अब तो क्या है, बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए, स्थाई हो गए, पहले छोटे थे तो अस्थाई थे, यानी कि टीथ दांत या मिल्क दांत या टेम्परेरी दांत। अब क्या हो गया, परमानेंट। सेकंड देखते हैं अपने भाई, पहले आकार का आकृति के हिसाब से देख ली, फिर अपने जुड़ाव के आधार पर देख ली, फिर गिरने या प्रतिस्थापना के हिसाब से एक भाग देख लिया। अब ये पॉलीफायोडोंट, उसमें क्या, जीवन काल में दांतों के कई सेट आते, उसमें तो 2 सेट आते थे, अब इसमें कई सेट आएंगे। उसमें देखो पहले पशुधन में हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डायोफायोडोंट के प्रकार के दंत विन्यास पाए जाते हैं, जो किसमें अनुपस्थित होते हैं, पोल्ट्री में। क्यों, कि पोल्ट्री में क्या पाई जाती है, चोंच। क्वेश्चन आपको पूछते किसमें दांत अनुपस्थित होते हैं, तो पोल्ट्री में यानी कि मुर्गी में। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना दांत हो गए। अब देखते हैं लाल ग्रंथियां, स्लाइवली ग्लैंड्स। लाल ग्रंथियां भाई स्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो नलिकाओं के द्वारा अपने स्राव को अंगों तक पहुंचाती। कौन पहुंचाती है, एक्सोक्राइन। सभी जानवर में लाल ग्रंथियों के 3 युग्म पाए जाते हैं। कौन कौन से, पैराटॉइड, मैंडिबुल और सबलिंगुअल। मैंडिबुल कहां पाई जाती है, जबड़े में अपने पाई जाती है मैंडिबुल। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है जबड़े की, मैंडिबुल। और सबलिंगुअल ये पाई जाती है जीभ में। कहां पाई जाती है, जीभ में। ये लिख लेना आप, सबलिंगुअल जीभ में, मैंडिबुल जबड़े में, पैराटॉइड कान में या कान के नीचे या कान में, कहीं लिखो आप, ये पैराटॉइड। ये 3 युग में पाई जाती है, अपन बताएंगे आगे। 3 युग में पाई जाती है। कुत्ते में लाल ग्रंथियां एक अतिरिक्त युग्म, जो लाल ग्रंथि सब में पाई जाती है, कुत्ते में एक अतिरिक्त पाई जाती। कौन सी, जाइगोमेटिक। कौन सी, जाइगोमेटिक स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये किस्म पूछे कुत्ते में किस जानवर में लाल ग्रंथि का एक अतिरिक्त युग्म पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, डॉग। अगर सीधा ही पूछ लेगा किसमें जाइगोमेटिक स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती, तो आप क्या बताओगे, कुत्ते। क्या बताओगे, कुत्ते में। गाय में कुत्ते की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, ये लिखा, मैंडिबुल। और घोड़े और सुअर की सबसे बड़ी कौन सी, पैराटॉइड। अलग अलग है, देख लेना। गाय और कुत्ते में कौन सी सबसे बड़ी, मैंडिबुल। घोड़े और सुअर में कौन सी है, पैराटॉइड। खरगोश में लाल ग्रंथि के 3 युग्म पाए जाते हैं, पैराटॉइड, इंफ्रा ऑब्लिकल और सबलिंगुअल। यहाँ क्या एब्सेंट है इसमें, देख लो, मैंडिबुल एब्सेंट है, यहाँ लिखा हुआ है। खरगोश में मैंडिबुल ग्रंथि, लाल ग्रंथि एब्सेंट होती है, किसमें, खरगोश में। क्वेश्चन पूछ ले किसमें मैंडिबल ग्रंथि अनुपस्थित होती है, तो खरगोश में। क्या पाई जाती है उसके अनुसार, इंफ्रा ऑर्बिटल। कौन सा, इंफ्रा ऑर्बिटल। कितने युग्म पाई जाती है, 3। सबलिंगुअल, मैंडिबुल, सॉरी मैंडिबुल तो खरगोश में एब्सेंट होती है, मगर रूमंथी जानवर में आप मानो बाकी वाले खरगोश के अलावा सब में पाई जाती का मैंडिबुल, जो जबड़े में पाई जाती है। किसमें एब्सेंट होती है, खरगोश में। ये अपनी लाल ग्रंथियां हो गई।
कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, पैराटॉइड, मैंडिबल और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल किसमें? जीभ में, पैराटॉइड किसमें? कान में। किसमें? कान में। और मैंडिबल जबड़े में, जो यहाँ है। और कुत्ते में लाइसा किसमें पाई जाती है? अभी पढ़ा था लाइसा, जो आंतरिक युग में, वो अपने कुत्ते में। अब यहाँ पे क्या लिखना? जाइगोमेटिक स्लाइवल ग्लैंड किसमें पाई जाती है? तो कुत्ते में। गाय और कुत्ते में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि मैंडिबल, और सुअर है घोड़े में सबसे बड़ी ग्रंथि पैराटॉइड। खरगोश में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है? लाल ग्रंथि मैंडिबल, ये अपनी लाल ग्रंथि होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं लाल ग्रंथियों के युग, जो अपन बताए थे 3 युग में पाए जाते हैं। तो युग में देख ले कौन कौन से। देखो ग्रंथि कौन सी है? पैराटॉइड। 3 ग्रंथियां पड़ी अपने, पैराटॉइड, मैंडिबल और सबलिंगुअल। पैराटॉइड, मैंडिबल और सबलिंगुअल। उसमें कौन सी नलिका पाई? एक्सटेंशन डक्ट। किसमें पाई जाती? पैराटॉइड में। और मैंडिबल में कौन सी पाई जाती? वॉटसन डक्ट। फिर इसमें क्या है? डक्ट्स ऑफ रिविनस, ये ज्यादातर पूछते हैं। डक्ट ऑफ रिविनस या सबलिंगुअल जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई, किस नलिका में खुलती है? डक्ट ऑफ रिविनस। किसमें? डक्ट ऑफ रिविनस। ये किसी एग्जाम में पूछ रखा है, डक्ट ऑफ रिविनस किसमें पाई जाती है? तो सबलिंगुअल। फिर पढ़ते हैं लिवर। मुंह हो गया, दांत हो गए, ग्रंथियां हो गई। अब आते हैं लिवर। लिवर का भार कितना होता है? 3 से 5 केजी। कितना? 3 से 5 केजी। ये किस में बता रहा हूँ? ह्यूमन में नहीं बता रहा हूँ मैं, पशुओं में बता रहा हूँ। पशुओं में शरीर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? या अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? थायराइड ग्रंथि। क्या? थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, यहाँ आप मोस्ट लगा देना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। यकृत की कोशिका हेपेटोसाइट कहलाती है। यकृत की कोशिका क्या कहलाती है? हेपेटोसाइट। कुफर सेल्स, यकृत की मैक्रोफेज, मैक्रो यानी शुद्धिकरण, जो इसको मारती है। जैसे कोई अपशिष्ट पदार्थ है या अपशिष्ट है जिसको नष्ट करना होगा ना, तो वो कौन करेगी? मैक्रोफेज। अपशिष्ट नष्ट कौन करेगी? मैक्रोफेज। इसलिए लिवर की कौन सी है? तो कुपर सेल्स। ठीक है। पैराटॉइड यकृत की विशेषता है, उसमें क्या क्या पाई जाती है? देखो, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से मिलकर बनती है। ये देखो, ये पेट्रोल ट्रेड है। यकृत की विशेषता क्या है? उसमें बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक डक्ट से मिलकर बनती है। आइए क्वेश्चन पर एक ये क्वेश्चन लिख लो, पोर्टल ट्रेड किससे मिलकर नहीं बनती है? नहीं बनती है। तो आप बता दें, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख, पोर्टल ट्रेड किससे नहीं मिलती है? किससे मिलकर नहीं बनती? तो आप बताओ, 3 याद रखना, ये 3 याद रखना, बाइल, पोर्टल और हेपेटिक। 3 के अलावा ऑप्शन है तो वो टिक कर देना। फिर यकृत की रक्तापुरी यानी ब्लड सर्कुलेशन, उसमें ब्लड कौन सप्लाई करता है? किसमें? लीवर में। देखो, न्यूट्रिशन, जो पोषण कौन प्राप्त करती है लीवर को? तो वह हेपेटिक डक्ट। आपको क्वेश्चन पूछे कि लीवर को पोषक कौन सी वेन प्राप्त करती है? तो आरटी प्राप्त करती है। तो हेपेटिक। कौन? हेपेटिक। और फंक्शनल, क्रियात्मक, कौन? पोर्टल वेन। ये दोनों याद रखना। न्यूट्रिशनल बहुत बार पूछ के, लीवर को न्यूट्रिशनल सप्लाई कौन देती है? तो हेपेटिक आर्टरी। अगर पूछ ले फंक्शनल कौन देती है, तो आप याद रखना पोर्टल वेन। कौन? पोर्टल वेन। यकृत की लूप, रोमंती जानवर, लूप समझते हो? यकृत लीवर में जो लूप पाए जाते हैं, लूप, तो अलग अलग संख्या के आधार पर अलग अलग पशुओं में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे देखो, रोमंती जानवर कितने पाए जाते हैं? 4 लूप। ठीक है। ये फेफड़ों में लूप अलग है और ये यकृत में अलग है। फेफड़ों पर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, किसमें क्या कितने लूप पाए जाते हैं? रोमंती जानवर में 4, घोड़े में 3, कुत्ते, सुअर और खरगोश में 5 लूप पाए जाते हैं। पोल्ट्री में 2 लूप पाए जाते हैं। कितने? 2 लूप। रोमंती में 4, घोड़े में 3, कुत्ता, सुअर, खरगोश में 5 और पोल्ट्री में 2। फिर अपन आगे देखते हैं पितरस यानी बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? यकृत में, यकृत की हेपेटोसाइट कोशिका में। और संग्रहण कहां होता है? गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। ये क्वेश्चन पूछ ले, बाइल डक्ट का निर्माण कहां होता है? लीवर में, लंग्स में, या आपको दूसरा ऑप्शन दे दे डर्मिस में या एपिडर्मिस में। तो आप ऑप्शन बताओ, तो आप बता दोगे सर यकृत में बनते। किसमें? पितरस का निर्माण। संग्रहण कहां होता है? पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्ताशय। लीवर का बाइल जूस का निर्माण यकृत की हेपेटोसाइट कोशिका में, और संग्रहण कहां होता है? गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में प्राप्त होता है। ये पूछ ले, किसमें पित्ताशय अब्सेंट होता है? किसमें? घोड़ा और ऊंट में। घोड़ा, ऊंट में गॉल ब्लैडर अब्सेंट होता है। ये अपने आप के जो आपसे ऊपर है ना,
LSI लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, उसमें पूछा है 2018 की वैकेंसी, उसमें पूछा है किसमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट रहता है, तो बता देना घोड़ा और ऊंट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे दो, दोनों हो, ए और बी दोनों, ठीक है, यहाँ आप मोस्ट लगा देना। फिर आमा से हो गई अपने, ये तो होगी भाई, यकृत हो गया, यकृत बाद आए अपने आमा से। ये तो सारे के सारे जो भी कहीं से पढ़ा है आमाशय के बारे में सब नहीं पढ़ा होगा, सब ने, ऐसा कोई नहीं है भाई मैंने भी नहीं पढ़ा। आमाशय, रोमंती जानो आमाशय के भाग कितने होते भाई, अभी पहले अपन ने देख लिया था, पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आमाशय से ही स्टार्ट किया था। आमाशय के भाग गायों में कितने होते हैं, रोमंती जानवर, गायों में मानो या रोमंती में मानो, रोमंती में कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखो रूमन, एबोमेजम, ओमिजम एंड रेटिकुलम, ये मैंने किस हिसाब से बताए, औरिक्रम यानी कि आयतन के अनुसार बताए। आयतन किसका सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, रूमन, फिर कौन होता है, एबोमेजम, फिर कहते कौन सा होता है, ओमेजम, फिर कौन सा होता है, रेटिकुलम, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम, उसका भाग कितना परसेंट है, 5%, उससे ज्यादा किसका, ओमेजम, 7 से 8%। एबोमेजम कितना होता है, 7 से 8। सर इस दोनों की तो सेम है, 7 से 8, पर इसमें क्या है, इसमें इसको क्या कहते हैं, सत्यामास कहते हैं कि नहीं कहते, ट्रू स्टोमक। इसकी संरचना कैसी होती है, हनीकॉम, आप आगे देखूंगा, हनीकॉम। सबसे बड़ा भाग रूमन। जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे विकसित भाग होगा वो ओबेमेजम है। क्या है, अगर बछड़ा जन्म लेगा 6 से 7 माह का होगा, उसमें सबसे ज्यादा विकसित भाग कौन सा होगा, एबोमेजम। उसमें रूमन विकसित नहीं होगा, उसमें यूरिया नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते, क्यों, उसमें रूमन का विकास नहीं है। कौन सा विकास, कौन सा 6 से 8 माह के बछड़े में, उसमें किसका, एबोमेजम का। बछड़े में रूमन का किण्वन 6 माह की उम्र में, ये लो 6 माह की उम्र में होता है, किण्वन हो गई नहीं, 6 माह की उम्र पर पूर्ण होता है। क्यों, उसमें रूमन है कि भाई, किण्वन होता किसमें, रूमन में, रूमन है ही नहीं उसमें, तो होगा कहां से। फिर आभासी रूमंती जानवर, कौन आभासी यानी स्यूडोरुमिनेंस, सुमिनो स्यूडोरुमिनेंस में कौन सा पाया, एबोमेजम, कौन सा ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा ऊंट में बाहरी भाग में कितने भाग दिखते पेट के, तो कितने भाग, 3, उसमें कौन सा ऑप्शन होता है, एबोमेजम, कौन सा, एबोमेजम, ओमेजम, सॉरी ओमेजम, हिंदी में लिख देता हूं, ओमेजम, ओमेजम ऊंट में एब्सेंट होता है। ये देख लिया, आभासी रोमंती जानवर, ये सबको पता है, रोमंती जानवर कौन से, अरोमंती कौन से, और आभासी कौन से, ये सारे उन्हें देख रखा है, आपने किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रखा होगा, ये तीनों के बारे में सबने पढ़ाया होगा, देख ही रखा होगा। अपन पहले जो पाचन तंत्र के उससे रिलेटिव आए इसमें, तब अपन पढ़ रहे, अपन आगे देख लेते हैं। रोमंती जानवर में आमाशय के भाग, सबसे पहले पढ़ते हैं रूमन। रूमन क्या है, रोमंती जानवर के आमाशय का प्रथम भाग और सबसे बड़ा भाग। क्यों, इसका कितना है, 70 से 80% भाग है, कितना, 70 से 80%, सबसे बड़ा भाग रूमन। अभी यहाँ पे आपने वो टेबल देखी होगी, सबसे बड़ा भाग रूमन का, फिर एबोमेजम का, फिर ओमेजम का, फिर रेटिकुलम का। ये भाग देखे थे कि उसमें देखो 70 से 80% इसका था, 7 से 8% इसका था, एबोमेजम का 7 से 8% था, और रेटिकुलम का कितना भाग था, 5%। वो पहले आपने टेबल देख ली थी, इसके अनुसार अपन देख ले, मैंने अभी थोड़ा यहाँ बढ़ा दिया। सबसे पहले देखो रोमन का तापमान कितना होता है, 39 डिग्री, ये आपके नोट्स में आ जाएंगे। यहाँ रोमन का तापमान कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। तौलिया संरचना कैसी, तौलिनुमा, ट्रकी शेप, ट्रकी टावल शेप, ठीक है। मुख्य कार्य है भोजन का किण्वन। अब 6 माह के बचने में तो किण्वन, रोमन है ही नहीं, तो किण्वन होगा कहां, तो उसमें कौन सा विकास होता है सबसे ज्यादा, एबोमेजम, किसमें, एबोमेजम में। रोमन का सामान्य पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8। रोमन पीएच नॉर्मली कितनी होती है, 6.5 से 6.8 तक। रोमन की गतिशीलता, भाई रोमन देखो, गाय आपने देखी होगी, रोमन कभी जब भी चारा खाती है, सांस लेते हो, रोमन की साइकिलिंग कितनी होती है, देखा होगा आपने लेफ्ट साइड में, अगर देखा हो, कोई एनिमल से टच है या कोई एनिमल है घर पे, हर किसी के घर पे, मैं तो जानता हूँ सारे होने चाहिए। फिर क्या है, कोई सर मेरे पास तो एनिमल है ही नहीं, मैंने देखा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सड़क पे जाना तो गाय तो बहुत खड़ी है, वहां देखना उसके पेट यूं, रोमन यूं करेगा, 3, उसको कितना करेगा मिनट में, 2 मिनट में 3 बार साइकिलिंग करेगा यूं। आप यहाँ दबा के यूं प्रेस करोगे ना, आपको 3 बार प्रेस होगा, 1 2 और 3, कितनी बार, 3 बार प्रेस होगा। फिर उनका भाग रूमन अपना हो गया, सबसे बड़ा भाग रूमन, उसका कितना परसेंट है, 70 से 80%। 70 से 80% सबसे बड़ा भाग है रूमन। रूमन में क्यों होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन, भोजन का पाचन रोमंती जानवर या पशुओं में किस में होता है, तो आप ऑप्शन होगा रूमन, रेटिकुलम, एबोजम या एबोमेजम। तो आप क्या लगाओगे, रूमन। भोजन या गाय में या बकरी में भोजन का किण्वन कहां होता है, तो आप बताओगे सब रूमन में, ठीक है। पीएच कितनी होती है, 6.5 से 6.8। रोमन का तापमान कितना होता है, 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस होता है। रोमन की गतिशीलता 3 साइकिल पर 2 मिनट। फिर अगली संरचना है कौन सी है, रेटिकुलम। रोमन हो गया अपना,
ये मेरे को पता है, सारों ने पढ़ रखा है, फिर भी अपने आमाशय के भाग है, पेट की संरचना है, उसमें देख लेते हैं। रुमंती जानवर के आमाशय का दूसरा भाग कौन सा है? रेटिकुलम, सबसे छोटा भाग है। दूसरा भाग ही रेटिकुलम है, अब सबसे छोटा है। मधुमक्खी के छत्ते के समान है। हनीकॉम स्ट्रक्चर किसकी? हनीकॉम स्ट्रक्चर रेटिकुलम की। ठीक है, यह आमाशय के टूल बॉक्स, यानी जो भी अगर गाय, आपने आपके घर पे गाय है, अगर वो कील या कोई ढक्कन या कोई भी XYZ, यानी कि लोग कील या सुई है कुछ भी खा ले, तो कहाँ जाता है? सीधा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स किसके? जिसके पास ट्रैक्टर है या गाड़ी है उसको पता है टूल बॉक्स क्या होता है, जिसमें अपन पेचकस पाने वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते। वही अपने गाय का टूल बॉक्स क्या है? रेटिकुलम, जिसमें सारे सुई है या फिर कोई कील है, लो है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो उसका टूल बॉक्स कौन सा है? आमाशय का टूल बॉक्स किसे कहा जाता है? तो रेटिकुलम। क्या बताओ? रेटिकुलम। जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? जो जुगाली करते हैं ना, मुंह हिलाते हैं जुगाली, जुगाली वो शुरुआत कहां से होती है? रेटिकुलम से। ये आपको एग्जाम पूछे, गायों में जुगाली की शुरुआत कहां से, या पशुओं में जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? तो रेटिकुलम। या यही गाय नहीं देखे दे रुमंती जानवरों में जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? तो आप बता दोगे क्या सर? रेटिकुलम। और टूल बॉक्स किसे कहा जाता है? सर आप बता दो। रेटिकुलम। आगे बढ़ो। एबोमिज्म। ठीक है, ओमिज्म, सॉरी ओमिज्म, हिंदी में लिख देता हूँ, या आप, मैं ही कंफ्यूजन हो रहा तो आप तो होंगे ही होंगे। ओमिज्म लिख दो। क्या? ओमिज्म। ओमिज्म लिख दो। उससे और क्या नाम से जाते हैं? मैनीपाइल्स। क्या कहा जाता है? मैनीपाइल्स। आमाशय का तीसरा भाग, पहला हो गया रोमन, पहला रोमन हो गया, दूसरा रेटिकुलम हो गया, अब तीसरा भाग है ओमिज्म। सबसे बड़ा भाग रोमन, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम। ठीक है, इसे मैनीपाइल्स के, मैनीपाइल्स कहा जाता है क्योंकि इसकी श्लेष्मा चिल्ली में अधिक संख्या में फॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉल्स, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? मैनीपाइल्स। मुख्य कार्य इसका क्या है भाई? रोमन का कार्य क्या है? भोजन का किण्वन करना। और रेटिकुलम का कार्य क्या है? उसका टूल बॉक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि दूसरा भाग है, उसकी संरचना कैसी है? हनीकॉम स्ट्रक्चर है, या यानी कि हिंदी में बोले तो उसको बोले मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार है। ठीक है, उसमें वहां से जरूर जुगाली की शुरुआत होती है। ये तो रेटिकुलम के कार्य होगी। भोजन का मुख्य कार्य भाई, भोजन का किण्वन करना मुख्य कार्य रोमन का। इसका काम कील वगैरह ये लेना, टूल बॉक्स। ठीक है, दूसरा काम इसका जुगाली की शुरुआत करना। और रेटिको ओमेजम की क्या है? तो साहब इसकी भोजन में थोड़ी देर ठहराना, उसमें पानी का अवशोषण करना। भाई उसमें क्या करना? भोजन को थोड़ी देर ठहराना, पानी का ऑब्जॉर्व कर लेना। फिर अगला भाग आता था एबोमेजम। ओमेजम हो गया, एबोमेजम। एबोमेजम को कहते हैं रेंट, मैनीपाइल्स को कहते हैं ओमेजम को। ओमेजम हो गया, अब एबोमेजम, यहाँ हिंदी में लिख देता हूं। एबोमेजम आप हिंदी में लिख देना। थोड़ा जो भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले में तो कह देंगे बस सर अब इनको तो इंग्लिश में, आप तो ज्यादा इंग्लिश में बता, तो आप थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। आमाशय का चौथा भाग, पहला रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक है, आमाशय का चौथा भाग रोमन। इसे रोमंथी जानवर का ट्रू स्टोमक। दो क्वेश्चन हो गए। एक तो कौन सा? हनीकॉम स्ट्रक्चर किसकी है? रेटिकुलम की। फिर किसकी है? ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है? तो आप बता दोगे सर इसको क्या, किसे? एबोमेजम को। इसकी पीएच 2, रोमन की पीएच 6.5 एंड 6.8। किसकी है ये? रोमन के साथ। किसकी है? रोमन की। एबोमेजम की कितनी है साहब? 2। कितनी है? क्या है ये? पीएच। सबकी पीएच याद रखना। रोमन की पीएच कितनी है? 6.5 से 6.8। ठीक है, और किसकी? एबोमेजम की कितनी है? 2। रोमन का टेम्परेचर बताओ, कमेंट कीजिए। 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। एबोमेजम में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है बताओ? एबोमेजम में पाई जाने वाली कोशिकाएं, देखो पाचन यही होता क्यों है? अगर इसको बोलते क्यों है भाई? ऐसे थोड़ा बोल सके कि भाई सत्यामाशय, कुछ तो कारण होगा भाई। दो क्या पाई जाती है तो इसको सत्यामाशय कहा जाता है भाई। उसको जो टूल बॉक्स कहा, निगम कहा भाई, उसको उसमें बता दिया भाई कील वगैरह लेता है, तो इसको क्यों कहते हैं? इसको सत्यामाशय कहते हैं। इसमें ऐसा क्या है भाई? स्पेशल होता है तभी तो कहते हैं बस साहब कुछ स्पेशल है। तो उसमें क्या है? दो ग्रंथियां पाई जाती, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती? एक सीप सेल्स, एक पेरिटल सेल्स। सीप सेल्स क्या करती है? पेप्सोनिजन होता है एंजाइम, जो उसको क्या करता है? प्रोरेनिन। इसको ये क्या है यहाँ लिख देना, मैं बता दूं। ये पेप्सोनिजन, ये पेप्सोनिजन है, और प्रोरेनिन एंजाइम स्रावित करता है। क्या करता है? एंजाइम स्रावित। पेप्सोनिजन को पेप्सिन में कौन बदलता है? एचसीएल। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है? पेप्सिन। तो एचसीएल बदलता है। क्यों? एचसीएल किससे स्रावित होता है? पेरिटल सेल से। कौन स्रावित? एचसीएल और इंटरसिक फैक्टर, ये इसको करता है। और प्रोरेनिन को रेनिन में कौन करता है? प्रोरेनिन। इसको रेनिन में कौन करता है?
ये भी कौन, HCl। ये दो संरचना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में कौन करता है, HCl। क्यों, सीप सेल से स्रावित, कौन से सीप सेल से, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम स्रावित होते हैं, और पेरिटल सेल से कौन से स्रावित होते हैं, HCl और इंटरसेक्ट फैक्टर। फिर अपन आगे देखते हैं घोड़े का आमाशय। अपन गाय के आमाशय हो गया रोमन रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, चार अपन डिटेल में पढ़ लिया। अगर कोई सीधा है तो थोड़ा रिवाइंड करके आप वापस देख लेना, ठीक है, क्यों क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। अब देखते हैं घोड़े के आमाशय। घोड़े का आमाशय का आकृति, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि जे आकृति का आकार का आमाशय किस पशु में पाया जाता है, तो आप बता दोगे घोड़े। घोड़े की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर जे आकार की आकृति किसमें आमाशय पाया जाता है, घोड़े में। आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा के द्वारा दो भागों में यानी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर में विभाजित होता है। क्या कहते हैं उसे, मार्गोपिल्स, मार्गोपिल सेंट। आप याद रखना मार्गोपिल, नाम आसान से ही याद रहेगा। घोड़ा कभी भी उल्टी नहीं करता। आप किसी के पास ऐसा है, सर पे घोड़ा है, किसी ने देखा घोड़ी उल्टी करते हुए, क्यों नहीं करता, क्योंकि घोड़ा एक बार, जैसे घोड़ा का मुंह है, घोड़ा एक बार भोजन कर लिया ना इसने, भाई भोजन कर लिया एक बार, भोजन करने के बाद में ये एक बार अंदर गया ना तो ये वापस रिवर्स नहीं आएगा। अपन अब जो भी खाया अपन और खा ही लेते हैं। जैसे अपन, ये पेट है, अपन ने खाया, ठीक है, अपना जो एक्स्ट्रा खाया, इतना खाया, कैपेसिटी इतनी है तो आपने इतना खाया तो वापस आएगा रिवाइंड। अब घोड़े ने कुछ भी खा लिया ना, जैसे अब ये घोड़े का क्या है, आमाशय, घोड़े ने खा लिया, इसे क्या इसोफेगस छोटी होती है, ये वापस नहीं आएगा, चाहे भली नाक से आए मुंह से नहीं आएगा भाई, गारंटी है। अगर तो शायद मैंने घोड़े को उल्टी करके देखा है मुंह से, बता देना भाई, मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा होगा, मगर वो नाक से जरूर कर देता है, कभी भी उल्टी नहीं करता है। क्या नहीं करता है, घोड़ा। कौन उल्टी नहीं करता है, घोड़ा। उसमें देखो किसने, घोड़ा कभी उल्टी नहीं कर सकता, क्यों, क्यों, अब इसका आंसर देते हैं। घोड़े की गर्सिका में कर्मानुकंचन ही संकुचन सिर्फ एक ही दिशा में, यानी कि मुंह से आमाशय की तरफ, यानी कि घोड़े में एक ही तरफ कर्मानुकंचन यानी कि संकुचन, यानी मुंह से आमाशय एक, यानी कि भोजन एक, भाई इस साइड से मैं ले रहा हूं घोड़ा, इस साइड से एक बार ही जाएगा, कर्मानुकंचन एक ही दिशा में होता है, जैसे कि ग्रहण कर लिया वापस नहीं आएगा। भाई रोमंती जानवर और अपन में क्या होता है, एक बार जो खाया तो वापस आ सकता है, बट घोड़े में क्या है, एक बार जो खा लिया ना, कर्मानुकंचन एक ही दिशा में, दो दिशा, अपन में तो दो दिशाएं, आया भी वापस आया भी, घोड़े में एक ही दिशा में, जैसे आ गया तो आ गया, भले कुछ भी हो जाए अंदर ही रहेगा, पेट चीर के निकालो भले कुछ भी, मगर वापस नहीं आएगा, ये गारंटी। क्या लिखा है, घोड़े की गर्सिका में यानी कि इसोफेगस में कर्मानुकंचन सिर्फ एक ही दिशा में, यानी कि ये मुंह से आमाशय की ओर जाएगा, मुंह से आमाशय, ना कि वापस नहीं आएगा। भाई रोमंती जानवर और अपने ह्यूमन में क्या होता है, जो जाएगा तो वापस भी आएगा, जो आपने खाया अतिरिक्त हो गया भाई, टॉक्सिक है तो वापस आएगा, उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक बार आपने खा लिया तो वापस नहीं आएगी। ये घोड़े में लोअर इसोफेगल स्पाइंजर एंड कार्डिक स्पाइंजर बड़े मजबूत होते हैं। भोजन में आमाशय में पहुंचने के बाद यदि यह बंद हो गया तो फिर चाहे आमाशय में कितना भी दबाव आ जाए, स्पाइंजर खुलता नहीं। तो मैंने नहीं बोला, एक बार अगर भोजन चला गया, अगर इसोफेगस बंद हो गया तो फिर आप कितना भी प्रेशर लगा, भोजन बाहर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ये घोड़े में पाई जाती है। घोड़े में आमाशय का आकार जे आकार का, आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा के द्वारा दो भागों में, ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है, में विभाजित होता है, जिसे क्या कहते थे, मार्गोपिल्स। उल्टी क्यों नहीं होती है मैंने समझा दिया। फिर अपन आगे देख लेते हैं। सुअर का आमाशय कैसा था, मानव भ्रूण की आकृति के अनुसार। किसमें बोलते हैं, मानव भ्रूण की आकृति का आमाशय किसमें पाया जाता है, सुअर में। किसमें पाया जाता है, सुअर। मानव भ्रूण की आकृति का आमाशय किसमें पाया जाता है, सुअर में। मुर्गियों में आमाशय कितने भाग है, 2। गाय में कितने के भाग है, 4। घोड़े में कितने, 1। रोमंती जानवर में कितने आमाशय के भाग, 4। नॉन रोमिनेंट्स में 1 और पोल्ट्री में 2। ये अलग अलग भागों के नाम याद। पोल्ट्री के 2 कौन से, प्रोवेंटिकुलस और वेंटिकुलस। वेंटिकुलस को क्या कहता है, गिजार्ड, जो भोजन को पीसने, यानी कि अपन चक्की के 2 पार्ट नहीं होते, जिस प्रकार जो पार्टों के बीच में जो गेहूं वगैरह आते हैं उसमें जो पीसने का काम कौन करता है वहां पे, तो वो पार्टे कर लेते हैं, मगर यहाँ मुर्गियों में कौन कर लेता है, वेंटिकुलस यानी गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलस इसको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर स्टोमक। आगे अगर हिंदी में लिखा जाए तो ग्रंथिल आमाशय। क्या कहते हैं, ग्रंथिल आमाशय। ग्लैंडुलर स्टोमक, ग्रंथिल आमाशय। एग्जाम में पूछते ग्रंथिल आमाशय मुर्गियों में किसे कहा जाता है, तो आप लिख देना किसमें, प्रोवेंटिकुलस को कहा जाता है। ट्रू स्टोमक मुर्गियों में, भाई रोमंती जानवर में कौन सा, एबोमेजम हो गया ट्रू स्टोमक,
अब इसमें मुर्गियों में ट्रू स्टोमक कौन सा है? प्रोवेंटिकुलस। कौन सा? प्रोवेंटिकुलस को क्या कहता था? ट्रू स्टोमक, यानी सत्य आमाशय, वास्तविक आमाशय। क्योंकि यहाँ पे पाचक एंजाइम करने वाले ग्रंथियां पाई जाती, पाचक ग्रंथि करने वाली, जहां एबोमेजम वो सीप सेल और पेरेंटल सेल्स पाई जाएगी, जो यहाँ पाई जाती, किसमें? प्रोवेंटिकुलस में। यहाँ पे वास्तविक पाचन होता है। मुर्गियों में वास्तविक पाचन कहाँ पे होता है? तो आप क्या बताओगे? प्रोवेंटिकुलस में मुर्गियों में वास्तविक पाचन होता है। इसी प्रकार रुमंती जानवर में वास्तविक पाचन कहाँ होता है? तो एबोमेजम में, यानी कि उसमें क्या पाई जाती है? दो चीफ सेल्स और पेराइटल सेल्स वहां से स्रावित क्या करती है? प्रोरेनिन और रेनिन, चीफ सेल्स एलसीएल और इंटरसेपिक फैक्टर। ये फिर ये वेंटिकुलस यानी गिजार्ड। इसे मस्क्यूलर, इसको मस्क्यूलर को क्या कहते हैं? यहाँ ग्रंथिल, वो तो ग्रंथिल हो गया, ये आप लिख दिया ग्रंथिल, तो अब ये अगला लिख दो मस्क्यूलर यानी मांसपेशीय, मांसपेशीय अमाशय, मांसपेशीय, मांसपेशीय अमाशय कौन सा है मुर्गियों में? तो आप लिख दो मस्क्यूलर स्टोमक। किसे कहा जाता है? वेंट्रिकुलस को। फिर कोयलिन नामक प्रोटीन गिजार्ड की मांसपेशी को मजबूती के लिए दिया जाता है। कोयलिन एक प्रोटीन दिया जाता है क्योंकि गिजार्ड में मांसपेशियों में मजबूती के लिए, क्योंकि अगर पीछे का काम, अगर गिजार्ड को मजबूत नहीं करेंगे तो भोजन को पीसने का कार्य कैसे कर, उसको मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोटीन दिया जाता है? केओलिन। क्या दिया जाता है? केओलिन। फिर है मुर्गियों से पाचन से संबंधित थोड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से देख लेते हैं। मुर्गियों में पहली चीज तो मुर्गियों में दांत अनुपस्थित नहीं होते हैं। क्यों? क्यों का आपको पता है, अब क्यों का कारण किसी के पास नहीं, फिर भी आप ध्यान दो। आप क्वेश्चन पूछ ले किसमें दांत अनुपस्थित होते हैं, आप बताओगे मुर्गियों में। किसमें? मुर्गियों में। क्रॉप, कृषिका का विस्तार, भोजन का श्रवण करने वाले भोजन को मुलायम करने का कार्य कौन करता है? क्रॉप। क्रॉप का क्या है? कृषिका का विस्तार यानी कि इसोफेगस का विस्तार, भोजन का एकत्रण करना। रुमंती जानवर एकत्रण और जल का अवशोषण किसमें होता था? ओमेजम में। इसी प्रकार यहाँ होता है क्रॉप, जहां भोजन का मुलायम करने का कार्य कौन है? क्रॉप का। फिर है मेकल्स डाइवेंटिकुलम, मुर्गी के जेजुनम भाग, मध्य भाग में पाया जाने वाला यॉक से का अवशोषित भाग, उसे क्या कहते हैं? मेकल्स डाइवेंट्रिकुलम। फिर है कॉल का, भाई हो गया मुर्गी में दांत अनुपस्थित होते हैं, फिर क्रॉप हो गया, फिर मेकल्स डाइवेंट्रिकुलम हो गया, फिर कॉल का। कॉल का क्या? ये पक्षियों में पाचन तंत्र, मूत्रवाहक तंत्र और जनन तंत्र का कॉमन अंग ऑर्गन, यानी आप यहां लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो कॉमन ऑर्गन, यानी कि उभयनिष्ठ मार्ग, उभयनिष्ठ मार्ग। मुर्गियों में उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है? तो आप बता दोगे साहब कॉल का। या पूछ ले पाचन तंत्र, मूत्रवाहक तंत्र और जनन तंत्र मुर्गियों में कौन सा स्थान है? तो आप बताओगे कॉल का। क्या बताओगे? कॉल का। ठीक है। वर्सा ऑफ फाइब्रिसेस क्या कहते हैं? कॉल का के डोर्सल भाग में पाया जाता है। किसके भाग में? डोर्सल भाग, यानी कि निचले वाला। डोर्सल और वेंट्रल दो भाग होते हैं, वो एनाटोमी में आपके है नहीं, डोर्सल भाग में पाया जाता है। वेंट यानी गुदा, जहां से पक्षियों में टेम्परेचर लिया जाता है। जैसे रोमंती जानवर में एंस से लिया जाता है, उसी प्रकार वेंट से लिया जाता है। किसमें? पोल्ट्री में। अब गाय की छोटी आंत, छोटी आंत पर क्या पढ़ते हैं? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की लंबाई क्या होती है? 1 मीटर। क्या होती है? 1 मीटर। इसकी संरचना एस आकार की होती है भाई। ड्यूडिनम की आकृति कैसी होती है? एस आकार की। एस आकार की आकृति होती है किसकी? ड्यूडिनम की। गाय में छोटी आंत में किस भाग का, भाग या भाग की आकृति एस आकार की होती है? तो आप बताओ क्या सर? किसकी? ड्यूडिनम की। इसमें सब म्यूकस भाग में ब्रेनल ग्रंथियां पाई जाती है। गाय की किस छोटी आंत के किस भाग में, किस भाग में ब्रेनल ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे? क्वेश्चन पूछते हैं ब्रेनल ग्लैंड्स किस भाग में पाई जाती है? इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम या इनमें से कोई नहीं? आंसर प्लीज। आमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को सारी में कौन बदलते हैं? ब्रेनल ग्रंथियां। अब दूसरा भाग जेजुनम, मैंने पहले ही बता दिया था कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जेजुनम में। क्यों? उसकी लंबाई कितनी है? 38 मीटर। ये इसकी आकृति कैसी? यू। भाई ड्यूडिनम की आकृति तो होगी एस आकार की, जेजुनम की आकृति होगी यू आकार की। छोटी आंत का सबसे गतिशील भाग और छोटी आंत का सबसे लंबा भाग या बड़ा भाग। फिर अगर नेक्स्ट भाग है इलियम, लंबाई कितनी? 1 मीटर। अब लंबाई देख लो, ड्यूडिनम की कितनी? 1 मीटर। ठीक है। फिर जेजुनम कितनी? 38 मीटर। फिर छोटी आंत की सबसे छोटा भाग इलियम कितना? 1 मीटर। जैसे कि इसमें क्या पाए जाते? पेयर पासेस। क्या पाए जाते? पेयर पासेस। ऐसा आकार ब्रेनल ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? ड्यूडिनम में, जो क्या करती है? अम्लीय आने वाले अम्लीय भोजन को किसमें बदलती है? सारी में। ठीक है। फिर आगे देखते हैं गाय की बड़ी आंत। क्या देखते हैं? गाय की बड़ी आंत। छोटी आंत होगी, छोटी आंत के कितने भाग हुए? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा जेजुनम में, सबसे बड़ा भाग जेजुनम में। जेजुनम की आकृति यू आकार की, ड्यूडिनम की आकार की किसकी? एस आकार की। बड़ी आंत।
सिकम, कॉलन और रेक्टम। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कॉलन, जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। सिकम की लंबाई 0.75 या 0.75 मीटर। और कॉलन की सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बड़ी आंत का कॉलन भाग है। कौन सा भाग है? कॉलन भाग है, सबसे लंबा भाग। और रेक्टम 0.25 मीटर। नॉट क्या है? घोड़े की सिकम कॉमा शेप होती है। क्वेश्चन यही से मिलते हैं नॉट वाले, स्पेशल आप याद रखना। घोड़े में सिकम का आकार कैसा होता है? कॉमा शेप। या वो ऐसा बोलते कॉमा शेप। किस जानवर में कॉमा शेप क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है बताओ? क्या पाई जाती है? कॉमा आकार शेप क्या पाई जाती है? सिकम। खरगोश की सिकम का अंतिम भाग क्या कहता है? वर्मी फॉर अपेंडिक्स। या ये पूछ ले, वर्मी फॉर अपेंडिक्स किसमें पाई जाती है? खरगोश। खरगोश की सिकम का अंतिम भाग कौन सा है? तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स। ये देख लो, आप थोड़ा देख ही लो, इसमें ज्यादा कुछ समझाने है नहीं। गाय की बड़ी आंत की कौन? सिकम, कॉलन और रेक्टम। छोटी आंत के कौन से भाग है? डिड्यूनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा भाग जेजुनम, इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कॉलन। ठीक है, तो वहां 38 सेंटीमीटर थी, यहाँ 10 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 38 मीटर या 10 मीटर। ये घोड़े में सिकम का आकार कैसा होता है? घोड़े में सिकम का आकार कॉर्ना, कॉर्ना, कॉमा, सॉरी कॉमा, या ये कॉमा आपको पता है कॉमा क्या होता है? जैसे आप कोई मैथ में संख्या लेकर ये कॉमा नहीं लगाते हो, ये कॉमा इस आकार की किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है घोड़े में। किसमें? घोड़े के अंदर। खरगोश के सिकम का अंतिम भाग कौन सा है? वर्मी फॉर अपेंडिक्स। चलो अपन आगे बढ़ लेते हैं। ये अपना 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके। कौन कौन से हो गए? कल हो गया था अपने जनन तंत्र, जंतुओं में जनन तंत्र। आज हो गया अपने कौन सा? जंतुओं में पाचन। अब थोड़ा टॉपिक रहा है अपने जंतुओं में श्वसन। ये देखो, अब टर्मिनोलॉजी लेके आया हूं मैं थोड़ी सी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल रही होगी, या पूरी लिख लूं या लिखना क्या है? सॉरी जूम कर लेता हूं, ये समझाना वाली। श्वसन तंत्र से संबंधित टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन आपके टर्मिनोलॉजी में से ही, शब्दावली में से ही आएंगे। पहले लिखा हुआ क्या? यूपोनिया, यानी कि सामान्य श्वसन। सामान्य श्वसन, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, ये है मेरा सामान्य श्वसन। क्या कहते थे? इपनिया या यूपोनिया, ये साइलेंट रहता है। ठीक है, फिर एपनिया। एपनिया श्वसन का पूर्णतः बंद होना। श्वसन का पूर्णतः बंद क्या होना? एपनिया, श्वसन का पूर्णतः बंद होना। फिर डिस्पनिया, श्वसन में कंड, डिस यानी कठिनाई, कठिनाई। डिस्पनिया, श्वसन में कठिनाई या परेशानी। श्वसन में कठिनाई या परेशानी क्या कहता है? डिस्पनिया। फिर ट्रैकिपीनिया, श्वसन नर का बढ़ना, ज्यादा यूं फ्लो रहता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिपीनिया। पीनिया शब्द आया तो श्वसन से संबंधित है, और कार्डिया संबंधित आया तो हृदय से संबंधित। अगर पूछे यहाँ पे ट्रैकिकार्डिया, तो हृदय दर का बढ़ना, हृदय दर का सामान्य से बढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकिकार्डिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पीनिया। पीनिया का मतलब श्वसन, श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना क्या कहता है? ट्रैकिकार्डिया। सामान्य ट्रैकिकार्डिया, श्वसन दर का बढ़ना। और यहाँ ब्रेडिपीनिया, ब्रेडिपीनिया क्या है? श्वसन दर का कम होना। अगर यहाँ होता है ब्रेडिकार्डिया, तो क्या? कार्डिया का मतलब, कार्डिया का संबंध होता है हृदय से, और पीनिया का संबंध होता है श्वसन से। ठीक है, ब्रेडिपीनिया, श्वसन दर का कम होना। फिर मेरे श्वसन दर सामान्य है, सामान्य से अधिक हो गई तो उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिपीनिया। और कम हो गई तो ब्रेडिपीनिया। फिर पॉलिपनिया, श्वसन दर का बढ़ना। भाई श्वसन दर का बढ़ना पॉलिपनिया, श्वसन दर का बढ़ना और श्वसन की गहराई का कम होना। भाई श्वसन दर तो बढ़ गई, बस उसकी गहराई कम हो गई। पॉलिपनिया, श्वसन भाई बढ़ तो गया, उसकी गहराई जो जा रही है ना, उसकी गहराई बढ़ गया श्वसन, तो उसकी गहराई कम होगी, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिपनिया। फिर अगले उदाहरण, जैसे कुत्ता आपता है, उसमें क्या है? श्वसन तो उसमें बहुत है, मगर उसमें क्या? गहराई कम है। एग्जाम्पल, जैसे कुत्ते का आपना, पॉलिपनिया। ठीक है, फिर हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया तापमान हो जाता, हाइपरपीनिया, श्वसन दर का बढ़ना और श्वसन की गहराई का बढ़ना। हाइपर बढ़ना, हाइपो कम, हाइपर बढ़ना, हाइपो कम। अपन नहीं कहते हाइपर क्यों हो रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? हाइपर श्वसन दर का बढ़ना और गहराई भी बढ़ना। उदाहरण, व्यायाम, आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, श्वसन भी बढ़ती है और गहराई भी बढ़ती है। कुत्ता आपता है, दौड़ के आता है, कुत्ता आपता ही नहीं आता, जीभ बाहर निकाला, उसमें क्या? गहराई तो कम होती है, पर उसकी श्वसन दर बढ़ती है। ठीक है, और एनोक्सिया, उत्तक यानी टिश्यू को जो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया। पूर्णतः बंद, यानी उसको उत्तकों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया। हाइपोक्सिया, उत्तकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना। हाइपो एन थोड़ा कम, हाइपर एन ज्यादा। अभी आगे लिख दो, हाइपोक्सीमिया, रक्त में ईमिया आ गया तो रक्त, ठीक है, और ऑक्सिया आ गया तो उत्तक। ईम यानी रक्त और पीन यानी श्वसन, याद रखना। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया। फिर क्या है? एक मिनट, क्या लिखा है? अटेल्साइक्सिस, फेफड़ों में एवोलाई
का पिचक जाना, ये कॉल्पस होना, क्या होना, कॉल्पस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अटेल, अटेल या सॉरी अटेल लैक्टिस, अटेल लैक्टिस। फिर है इम्फाइस्मिया, फेफड़ों की एविलाई का नष्ट होना, क्या कहलाता है, इम्फाइस्मिया। हाइपर का केपिया, रक्त में केपिया का मतलब सी आ गया तो आप याद रखना CO2, अगर ओ आ जाए यहाँ तो ऑक्सीजन से संबंधित, ये थोड़ा अगर याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि ओ आ जाए तो ऑक्सीजन से संबंधित है। ये कैपनिया, देखो हाइपर कैपनिया, हाइपर कैपनिया, रक्त में CO2 की मात्रा का बढ़ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा का बढ़ना, क्या कहलाता है, हाइपर कैपनिया। अब यहाँ ओ आया, हाइपो, हाइपो आ गया, यानी कि CO2 की मात्रा का कम होना, यहाँ तो बढ़ना, हाइपर बढ़ना, हाइपो कम होना। साइनोसिस, रक्त में O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ जाना। अगर ऑक्सीजन त्वचा को नहीं मिलेगी तो वहां पर नहीं पड़ जाते, खरोच वगैरह नीला नीला पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि टिश्यू को क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। उदाहरण के लिए पेटेंट फॉर्म ओवल, पेटेंट फॉर ओवल, फोरामेन ओवल, पेटेंट फॉरामेन ओवल, ये अपनी टर्मिनोलॉजी थी, 15 टर्मिनोलॉजी थी, आप पीडीएफ देख लेना, ये स्क्रीनशॉट यहाँ अगर लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना भाई, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, एपनिया क्या है, डिस्पनिया क्या है, ट्रैकिपनिया क्या है, ब्रेडिपनिया क्या है, पॉलिपनिया क्या है, हाइपरनिया क्या है, एनोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोएक्सिमिया क्या है, ये आपको याद तो करनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया, क्या बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना, स्वतंत्र का बढ़ना, स्वतंत्र का घटना, स्वतंत्र का सामान्य से अधिक होना, स्वतंत्र का सामान्य से कम होना, स्वतंत्र का पूर्णतः बंद होना या कम प्राप्त होना, या ऑक्सीजन को प्राप्ति नहीं हो, एनोक्सिया को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना, ये टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन 3 प्रकार के होते हैं जानवर, वक्सीय यानी थोरेसिक, उदरीय यानी एब्डोमिनल, फिर होता है थोरेसिक एब्डोमिनल यानी कि दोनों, वक्सीय उदरीय, थोरेसिक एब्डोमिनल रेस्पिरेट और थोरेसिको एब्डोमिनल, ये 3 भाग है। श्वसन के समय जिस समय थोरेसिक वक्स में गति शीलता, थोरेसिक भाग कौन सा, ऊपर वाला भाग, फिर नीचे एब्डोमिनल भाग, फिर उसके पीछे कौन सा, वैक्सीय उदरीय। देखो किस भाग में, थोरेसिक भाग में अगर गतिशीलता दिख रही है तो क्या बदलना, कुत्ता और बिल्ली। थोरेसिक ऊपर वाले में अगर दिख रहा है तो थोड़ा बहुत भी तो आप बता दोगे साहब कुत्ता और बिल्ली। उदरीय एब्डोमिनल बता दे तो सर उधर में जिसमें गतिशीलता दिखाएगी वो रोमंती जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी, क्या गाय भैंस भेड़ बकरी रोमंती जानवर, जिसमें क्या एब्डोमिनल कैविटी, आप समझ से थोरेसिक गाय है, ये गाय के आगे वाला हो गया थोरेसिक, बीच वाला उधर पेट वगैरह होता है रोमंती जानवर, रोमन वगैरह रेटिकुलम, वो कहते हैं एब्डोमिनल। एब्डोमिनल गतिशीलता रोमंती जानवर में, और इसमें थोरेसिक में किसमें, कुत्ता बिल्ली में। अगर दोनों में देख लो, अगर थोड़ी उसमें भी होगी इसमें भी होगी, थोरेसिक में होगी और एब्डोमिनल में होगी, तो किसमें, घोड़ा गधा और खच्चर तीनों में होगी। कौन, अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन उदरीय श्वसन, निम्न में से किसमें उदरीय श्वसन होता है, तो आप क्या लिखोगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश। ऑप्शन में आप क्या लिखोगे, निम्न में से किस पशु में उदरीय श्वसन होता है, गाय, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा। तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, उदरीय श्वसन रोमंती जानवर गाय भैंस भेड़ और बकरी। वक्सी, और अगर ये क्वेश्चन बना ऐसे बना, निम्न में से किस पशु में वक्सीय श्वसन दिखाई देता है, आप बताओ, कुत्ता, ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी ए और बी, आप बताओ, ठीक है। फिर है स्पाइरोमीटर, यानी कि श्वसन कार्य क्षमता मापने की जांच करने की तरीका, जो फेफड़ों में कार्य क्षमता है ना उसको जांचने की तरीके लिए क्या ले जाता है, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर अंत श्वसन है वायु श्वसन में काम में वायु का आयतन मापना है तो स्पाइरोमीटर का कार्य क्षमता, फेफड़ों की कार्य क्षमता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो क्या बताओगे, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को ज्ञात करने के लिए स्पाइरोमीटर का उपयोग लिया जाता है। अपन ये आगे देख लेते हैं। स्पाइरोमीटर, ये देखो, ये श्वसन के लिए टाइडल वैल्यू, ज्वारीय आयतन, सामान्य श्वसन या अंत श्वसन या बाह्य श्वसन को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप बलपूर्वक अंदर लोगे, अंत बलपूर्वक लोगे, क्या लिखोगे, IRV, क्या कर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप वापस छोड़ोगे भाई, बलपूर्वक एक बार छोड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे भाई, एक बार तो बलपूर्वक आपने ली तो बोल लिया आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बलपूर्वक छोड़ोगे तो क्या करो, एक्सपायरेटरी नहीं जाने दो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कहते हैं। आपने अगर एक बार ली तो IRV, अगर छोड़ी, देखो क्या पता, सामान्य श्वसन तो क्या लेना, श्वसन अंदर ली, सामान्य श्वसन बाहर ली,
ये अंतर शोषण अंदर ली, बहिः शोषण बाहर ली, जिसमें क्या मेरी पसलियां अंतर शोषण मैंने ली, पसलियां बाहर आई और डायफ्राम नीचे गया। ठीक है, मैंने बाहर ली, डायफ्राम फैला और पसलियां अंदर चलेगी। ये अंतर शोषण अंदर, बहिः शोषण बाहर। इसी प्रकार अगर मैं जोर से ले रहा हूं, पर आप रनिंग करके आते हो, जोर से अगर सांस लेते हो या आपका दम घुटता है तो जोर से सांस लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरी रिजर्व वैल्यू, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू IRV। अगर बलपूर्वक आप छोड़ते हो तो उसको क्या कहते हैं? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो तीव्रतापूर्वक आप छोड़ते हो। रिड्यूस वैल्यूम, जो फेफड़ों आप सांस ली, आप छोड़ते बाद अगर थोड़ी बच भी जाती है, नहीं पूरे फेफड़ों पूरी हवा निकल जाती है, पूरी नहीं निकलती, फिर भी आप रहती है पीछे, उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, फिर ये टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV प्लस क्या? फेफड़ों में बची वॉल्यूम। आगे देखो, जवारी आते हैं टाइडल वॉल्यूम। सामान्य अंतर शोषण या बाह्य शोषण में काम ली जाने वाली गैस का आयतन क्या कहलाता है? जवारी आयतन। मानव में टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। गाय में टाइडल वॉल्यूम का आयतन कितना होता है? 4 लीटर। घोड़े का टाइडल वॉल्यूम कितना है? 7.5 लीटर। 7.5 लीटर घोड़े में, 4 लीटर गाय में, और मानव में मात्र 500 ml। ठीक है, यह टाइडल वॉल्यूम। यानी कि सामान्य शोषण में, अंतर शोषण या बाह्य शोषण में काम में या उपयोग में ली जाने वाली गैस का आयतन क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। इसमें देखो, पहले अपने ERV, ये परिभाषा। सामान्य अंतर शोषण के पश्चात तेजी से स्वाद अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? IRV। तेजी के साथ अंदर ग्रहण किया, IRV। तेजी के साथ बाहर गया तो क्या? ERV। ठीक है, RV क्या है? फेफड़ों में बची। ये देखो, तेजी के साथ बाह्य शोषण किया, उसके पश्चात गैस की वह मात्रा जो फेफड़ों में बच जाती क्या कहलाती? RV। जैसे देखो, IC बराबर TV एंड टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यानी बलपूर्वक अंदर लेना। FRC बराबर इक्वल टू ERV, यानी बलपूर्वक बाहर छोड़ना प्लस फेफड़ों में बची वायु। VC यानी वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये तीनों को ऐड करो। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि बलपूर्वक लेना, बलपूर्वक छोड़ना, फेफड़ों में बची वायु और उसका अंतर शोषण, ये तीनों को क्या कहते हैं? TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। फिर अंतर शोषण है बाह्य शोषण में अंतर। ठीक है, थोड़ा अपन कितना रहा है, क्लास मेरे हिसाब से लंबी जाएगी। कितने घंटे रही? अंतर शोषण है बाह्य शोषण। अंतर शोषण, वायु का फेफड़ों के अंदर आना अंतर शोषण कहलाता है। वायु का फेफड़ों से बाहर जाना बाह्य शोषण कहलाता है। ठीक है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया यानी एक्टिव, अंतर लेना एक्टिव प्रक्रिया, निष्क्रिय करना बाह्य शोषण। इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एवं डायफ्राम दोनों संकुचित होते हैं, जिसके कारण पसलियां ऊपर की ओर आती है, डायफ्राम अंदर की ओर जाते हैं। देखो मैंने क्या, अंतर शोषण, मैंने सांस अंदर ली, फेफड़ों को सांस को अंदर लेना, अंतर शोषण। ठीक है, गतिशीलता एक्टिव पोर्शन, एक्टिव हुआ मैं, अगर मैं सांस लूंगा तो मैं एक्टिव हूंगा। फिर उसमें क्या होगा? मैंने सांस ली, पसलियां बाहर आई, डायफ्राम नीचे गया, क्या लिखा हुआ? डायफ्राम दोनों के संकुचन होगा, जिसके कारण पसलियां तो बाहर आएगी, फिर डायफ्राम नीचे की ओर चला जाएगा, डायफ्राम आगे क्या आएगी? नीचे की ओर चला जाएगा। परिणाम स्वरूप वक्षीय यानी थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ने के कारण वायु अंदर चली जाती है। फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो वायु अंदर जाएगी, पसलियां बाहर आएगी, ठीक, डायफ्राम नीचे चला जाएगा। फिर बाह्य शोषण क्या था? वायु का फेफड़ों का बाहर आना और अंदर चले जाना, क्या? अंदर तो लिया, अंतर शोषण, बाहर छोड़ना बाह्य शोषण। ये क्या है? निष्क्रिय पैसिव प्रोसेस है। इस प्रकार में इंटरनल, इसमें क्या, जैसे मैंने सांस बाहर छोड़ी तो क्या होगी? छोड़ी बाहर, रिप्स अंदर जाएगी और डायफ्राम ऊपर आएगा, डायफ्राम का आकार बड़ा हो जाएगा। डायफ्राम की आकृति कैसी होती है? गुम्बद यानी डोम शेप, क्या? डोम शेप। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में थोड़ा एक दो टर्मिनोलॉजी रहेगी। पाचन तंत्र में एक तो रहेगा फ्रीहंसन, जानवरों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना की प्रक्रिया क्या कहता है? फ्रीहंसन। फ्रीहंसन क्या? जानवरों के द्वारा अंदर ग्रहण करना भोजन को। विभिन्न जानवर ऑर्गन, जैसे घोड़ा है संवेदनशील, भाई वो घोड़ा कैसे भोजन ग्रहण करता है? होठों से, तो उसमें क्या है? संवेदनशील एवं गतिशील होठ। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में कौन सी? जीभ, आप सबको पता है। भेड़ में जीभ एवं इंसिजर दांत। ठीक है, सुअर में निचले होठ, और बकरी में और ऊंट में होठ। जो ग्रेजिंग करते हैं नहीं करते? ग्रेजिंग तो ये नहीं करते, भेड़ वगैरह करते हैं। ब्राउजिंग करते हैं, जो पत्तियां खाते हैं ना ऊंट वगैरह, ऊपर से पत्तियां लेके, वो उसे कहते हैं ब्राउजर। और ग्रेजिंग क्या? जो घास वगैरह नीचे खाते हैं उसे कहते हैं ग्रेजर। ब्राउजर यानी पत्तियां, फूल पत्तियां, आप खेजड़ी की पत्तियां वगैरह देखते हो ना, ऊंट और बकरियां खाती है ना, उसको क्या कहते हैं? ब्राउजर। उसे कौन क्या होते हो, काम में लेते हो? होठ। और पोल्ट्री में सोच। फिर सोच होगी, फिर होगी सुअर। सुअर जमीन को खोदने के लिए राउंटिंग एंड थुतुन
यानी जो सूंड होती है ना आगे थुतुन, उसका काम है। ग्राउंडिंग यानी खोदना, नीचे जो भी अब आप खेत वगैरह देखते हो, सुअर आते तो क्या करते हैं, काम किसे कर लेते, थुतुन स्नाउट का ही काम लेते। फिर मेस्टिकेशन, भोजन को चबाना, भोजन चबाने उसको क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन। इंसलाइविकेशन, भोजन चबाने की प्रक्रिया में भोजन का लार के साथ, जो लार के साथ भोजन मिश्रित हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है या मिक्स हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इंसलाइविकेशन। यानी कि स्लाइवा, स्लाइवा यानी लार, लार का मिश्रण होना किसके साथ, भोजन के साथ। फिर गाय में लार का श्रवण कितना होता है डेली का, 150 अप्रोक्स मानते हैं, मगर कितना कह सकते हैं अपन, 100 से 200, 100 से 200 अप्रोक्स मान ले तो कितना, 150। ये गाय में लार का श्रवण कितना होता है कि 150 लीटर प्रति डे। सर्वाहारी, जैसे मानव, सुअर, चूहे की लार में स्टार्च नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्लाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन एमाइलेज जो दांतों में पाया जाता है। ऐसा एंजाइम सिर्फ नेचुरल पीएच यानी कि नॉर्मल पीएच को नियंत्रित करता है भाई। स्लविंग एंड रेगुलेशन, भोजन को निगलने की प्रक्रिया, यह एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसके मेडुला ऑब्लिंगुएटा को नियंत्रित, मेडुला ऑब्लिंगुएटा किसमें, मस्तिष्क में पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस देता है, क्या कहता है भाई, स्लाइवेशन, भोजन को निगलने की प्रक्रिया। फिर है इरुगेशन, रुमन से गैस को बाहर निकालना, रुमन से गैस को बाहर निकालना। फिर वोमिटिंग यानी उल्टी, आमाशय में उपस्थित भोजन पदार्थ को रिवर्स यानी वापस, वो किसमें नहीं होती उल्टी, घोड़े में। क्यों नहीं होती, आपने पढ़ लिया आगे, ठीक है। एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेडुला ऑब्लिंगुएटा के कारण कीमियो रेस्पिरेटरी टाइगर जोन, सीटीएस द्वारा नियंत्रण, किसके द्वारा, कीमियो रेस्पिरेटरी टाइगर जोन के द्वारा होता है। डिपेक्शन, मल त्यागने की प्रक्रिया, मल की पीएच कितनी होती है वो आप लिख देना, रुमन की जो पीएच होती है 6.5 से 6.8 वही होती है मल की, ठीक है। अब अंगों की पीएच थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गाय की पीएच 8 से 8.2, रक्त से 7.4, रोमन की 6.5 से 6.8, एबोमेजम की 2, ड्यूडिनम की 7 से 8, रोमन के मल की, ये मैंने अभी बताई 6.5 से 6.8, गाय के मूत्र की पीएच 7.5 से 8.5। यूरिन, अब यूरिन की पीएच देख लेते हैं, क्या है यूरिन की, गाय के मूत्र की पीएच, यूरिन की पीएच की देख लो। हर्बीवायर, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तीनों में अलग अलग। रोमंती जानवर 8, कुत्ता बिल्ली में 6 से 7, और अमूल्य सुअर जैसे कि ओमनीफेरस सर्वाहारी पे क्या है, जो उसको भोजन पे निर्भर करती है। अब दूध की पीएच, ये याद रखना, गाय की दूध की पीएच होती है 6.4 से 6.6, और भैंस की है 6.7 से 6.8। भाई इतना ही अपने सिलेबस में, ये आपके आगे थोड़ा काम का है नहीं, अपन यही इतना ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। अपना श्वसन तंत्र हो गया ज्यादा मोटा मोटा, फिर अपना आगे हो गया पाचन तंत्र हो गया, और जंतु में जनन, 3 टॉपिक हो गए। कल अपन नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।